अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। इन क्लासेस के ज़रिए आपको सिखाता हूं आपके एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन आप कैसे हैंडल करेंगे। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल द हिंदू का, कू इन सूडान। इसको हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन ईजी एडिटोरियल है। ओवरऑल इसकी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट सी है। आज आप जो भी सीखोगे ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकेबलरी, सारा आपको अप्लाई करना है इस क्विज़ पे। अपने हर रोज़ की प्रैक्टिस करते हैं। ग्रामर वोकैब के ऊपर एक क्विज़ करते हैं, है ना। पहले मन से सीखो, फिर 5 में से 5 मार्क्स लो। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है कू इन सूडान। सूडान आप जानते हैं एक कंट्री का नाम है। कू का मतलब होता है तख्ता पलट। इसको कूप ना बोलें, ये होता है कू, पी साइलेंट होता है ना। तख्ता पलट को आप ओवरथ्रो बोलेंगे या रेवोल्यूशन बोलेंगे, दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल में आगे आएंगे। कू से कनेक्ट कर लेना, तख्ता पलट से ओवरथ्रो रेवोल्यूशन को। चलिए अब डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। हाँ, एक और चीज़, आपको मेरी क्लासेस यूट्यूब के साथ साथ मिलती हैं खबरी ऐप के ऊपर। एक ऑडियो ऐप है, आपको 5-5, 10-10 मिनट के ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च करना वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर। आज शाम को बैंकिंग वालों के लिए एक स्ट्रेटजी सेशन करने वाले हैं 15 मिनट का। अगले 1.5 महीने में बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, खासकर इंग्लिश के लिए 15 मिनट की स्ट्रेटजी है। ज़रूर से ज्वाइन करना। ऐप का लिंक कॉमेंट सेक्शन में रख रहा हूँ। चलिए, कह रहा है द मिलिट्री शुड रिस्टोर द ट्रांजिशन गवर्नमेंट एंड अलाउ फ्री इलेक्शंस। कह रहे जो मिलिट्री है और कहाँ की, सूडान की। कह रहे वहाँ की जो फ़ौज है उसको रिस्टोर करना ही चाहिए। रिस्टोर का मतलब है रीइंस्टेट करना, बहाल करना, पुराने वाली स्टेट में लाना, ठीक है। तो कह रहे इसको पुराने वाली स्टेट या अवस्था में लाना ही चाहिए। ट्रांजिशन गवर्नमेंट को, टेम्परेरी गवर्नमेंट को जो बीच में बनी हुई थी थोड़े दिनों के लिए, और अलाउ करना चाहिए फ्री इलेक्शंस को, एकदम सही से चुनावों को। तो मिलिट्री इन दोनों को कामों को नहीं कर रही है। ट्रांजिशन गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया है और इलेक्शंस होने दे नहीं रही है। दोनों कामों से मिलिट्री को परहेज करना चाहिए। समझ गए। मिलिट्री की वर्ब है शुड रिस्टोर और दूसरी वर्ब है शुड अलाउ एंड कंजंक्शन के बाद। याद रखें, हेल्पिंग वर्ब्स को रिपीट नहीं किया जाता है। ये शुड रिस्टोर और शुड अलाउ होना चाहिए था, लेकिन एंड लग जाने के बाद शुड को हमने दूसरी बार लिखने से मना कर दिया। समझते हैं इतना। अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब होता है टेम्परेरी या चेंज ओवर करने वाली। जैसे पहली गवर्नमेंट थी तानाशाही, फिर दूसरी एक गवर्नमेंट आएगी चुनाव से लड़ने वाली, चुनाव लड़के जीतने वाली, है ना। दोनों के बीच में एक सरकार बिठाई गई थी, दोनों सरकारों के बीच के वक्त में, ताकि देश का कामकाज चल सके। इस सरकार को मिलिट्री ने गिरा दिया। चलिए अब सारी वोकैब मैं आपको दिखा दूं, किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल आपको पता लगे। वोकैब देखोगे स्मूथली पढ़ पाओगे। अपनी ये वोकैब शीट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप से। 16,000 मेंबर्स हैं, इसी ग्रुप से करना। इस ग्रुप में सुबह मैं आपको बता भी देता हूँ शाम को कौन सा आर्टिकल करने वाले हैं, तो इसका ये भी फ़ायदा है। आज अपने पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक वर्ड है केओस, फिर एक वर्ड है इवेंचुअल, एक वर्ड है सोर, एक वर्ड है इम्पाउंड। चारों पुराने वर्ड्स हैं, है ना। नए वर्ड नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि 4 वर्ड पुराने ही आ गए हैं। फटाफट इनको रिवाइज करेंगे। ये पहले तो केओस होता है, इसको चाओस मत बोलना। केओस का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, हर तरफ, समझ गए ना, अफरा तफरी, उसको कहते हैं केओस। चाओस नहीं, केओस। अब केओस के सिनोनिम होते हैं एनार्की, पेंडेमोनियम और मेहम। बहुत बार देखोगे इन बहुत सारे आर्टिकल्स में इन वर्ड्स को, खास करके एनार्की को और पेंडेमोनियम को। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, काबुल को कब्जा लिया, एक वातावरण था, एक इन्वायरमेंट था, एक एटमॉस्फेयर था अराजकता का, अफरा तफरी का, अफगानिस्तान की गलियों में। समझ गए। तो केओस या पेंडेमोनियम। एक और वर्ड है इवेंचुअल। इवेंचुअल का मतलब होता है फाइनल, आखिरकार जो होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इवेंचुअल। इस वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड ओवर इवेंचुअल आउटकम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया आज भी बटी हुई है आखिरी नतीजे पे ग्लोबल वार्मिंग के। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ होगा नहीं, और बहुत लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। इवेंचुअल, तो इवेंचुअल नाम के इस अल्टीमेट नाम के वर्ड को आज आप फिर से आर्टिकल में देखेंगे। ये सोर वर्ड अक्सर आप देखते हो, खास करके फाइनेंशियल आर्टिकल्स में। सोर का मतलब होता है किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना, है ना। महंगाई बढ़ गई तेज़ी से, कोई भी चीज़ तेज़ी से जब बढ़े, ऊपर उठे, शोर कहलाती है। इसको आप इंक्रीज बोल दो, राइज बोल दो, शूटअप बोल दो, सर्ज बोल दो।
सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोज्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक। तेजी से बढ़ते हुए कच्चे तेल के दामों ने खड़ा कर दिया एक चैलेंज को, चुनौती को सेंट्रल बैंक के सामने। सोरिंग ऑयल प्राइसेस, इसका उल्टा होता है प्लमेट या प्लंज, है ना, तेजी से गिरना, प्लमेट या प्लंज। तो भाई ये सोर को भी आज आप आर्टिकल में देखोगे, सोर एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। लास्ट वर्ड है अपने पास इम्पाउंड, एक वर्ब होती है ये। पाउंड का मतलब होता है जानवरों का बाड़ा, पाउंड का मतलब जानवरों का बाड़ा। इम्पाउंड का मतलब है जैसे जानवरों को बाड़े में डाला जाता है, कन्फाइन किया जाता है, सीज किया जाता है, वैसे किसी चीज़ को कन्फाइन करना। इम्पाउंड आप इंसान को भी कर सकते हो और किसी आइटम को भी कर सकते हो, है ना, किसी आर्टिकल को। जैसे द कार ऑफ द ड्रंक ड्राइवर वॉज इम्पाउंडेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। इस पिए हुए ड्राइवर की जो कार थी वो इम्पाउंड की गई, सीज की गई, कन्फाइन की गई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे कार को पकड़ लिया गया है ना, कार को ड्राइवर को देने से मना कर दिया गया है। अब मान लो किसी इंसान को इम्पाउंड करो आप, तो इसका मतलब सीधा सा है आपने उसको जेल में डाल दिया है। इसीलिए इम्पाउंड का सिनोनिम होता है इम्प्रिजन या फिर इनकार्सरेट, ठीक है। तो इम्पाउंड का जो इम्प्रिजन वाला सिनोनिम है, जेल में डाल देना, किसी को इम्प्रिजन करना, इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। इम्पाउंड चीज़ों के लिए भी और इम्पाउंड इंसानों के लिए भी यूज़ होता है। तो 4 ही वर्ड्स हैं अपने, रिवीजन को चालू रखो, सैटरडे को क्लास मिल जाएगी आपको रिवीजन की। आ जाओ फटाफट से, समरी टाइम, किस बारे में लिखा हो अपने को पता लगे। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा एक छोटी चीज़। आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा जरूर उठाएं, कोड लगाएं YT10। देखो समरी, ये सूडान का आपने नाम सुना है, एक छोटा सा कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इस कंट्री की खास बात ये है कि इसमें बहुत कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, बहुत गोल्ड के रिजर्व्स हैं, सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही है। बस एक चीज़ बुरी है, सरकार यहाँ पे स्टेबल नहीं है। अब क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि आर्मी के जनरल कभी भी मन में आता है तख्ता पलट कर देते हैं। अब यही काम किया था 1989 में एक तानाशाह ने, आर्मी जनरल ने, उमर अल बशीर जिसका नाम था। 1989 से 2019 30 साल तक इसने तख्ता पलट करके राज किया। 2019 में लोगों ने वहाँ पे मिल करके इसकी सरकार को गिराया और एक नई सरकार को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। अब जो ये 2019 में सरकार बनी थी, जो कि इलेक्शन से बनने वाली थी आगे, है ना, ट्रांजिशन गवर्नमेंट थी, अब इलेक्शन होने वाले थे, इस सरकार को वहाँ की आर्मी ने फिर से गिरा दिया। आर्मी का जो आदमी है मेजर बुरहान, वो फिर से आके बैठ गया, कह रहा है अब मैं फिर से 20-30 साल राज करूँगा। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि बहुत बुरे वक्त से गुजरे सूडान, बहुत ही बुरे काम हुए हैं यहाँ पे, बड़े स्केल पे मास किलिंग्स हुई हैं, जिनोसाइड्स हुई हैं। अब फिर से इसको ऐसा बुरा वक्त मत दिखाओ। आप आर्मी जनरल्स, आपको समझना चाहिए कि देश की ट्रू पावर लोगों के हाथ में होती है। इलेक्शंस को वहाँ पर होने दो, इस तरह के काम उल्टे सीधे मत करो। हालांकि इस आर्टिकल को सूडान में कोई पढ़ेगा नहीं, बस ये एक, समझ रहे हो ना, क्या होना चाहिए दुनिया में और कैसे दुनिया चलनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। इस तरह की बातें कोई मिलिट्री जनरल समझने वाला है नहीं। तो आज की हम टोन बोल देंगे भाई, क्या है, एडवाइजिंग टोन है, सजेस्टिंग टोन है और क्रिटिकल टोन है। क्रिटिसाइज़ कर रहा है सूडान की आर्मी को कि कैसे वो बार बार तख्ता पलट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ये सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ऐप पे छोटे छोटे कोर्सेज की फॉर्म में अवेलेबल है। ऐप का नाम है योर इंग्लिश ट्यूटर, प्ले स्टोर से मिल जाएगी या लिंक में डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल दूंगा। स्टोर टैब में आपको मिलेंगे सारे कोर्सेज। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से लिखें कैसे इंग्लिश में, यूपीएससी बैंकिंग के लेवल तक कैसे आएँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए। ये कोर्स की कीमत है 699, लेकिन ये 499 में मिल जाता है अगर कोड लगाते हो YT200। उसी तरीके से एसएससी का भी कोर्स है, 60 घंटे का मैंने आपको प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, नई वीडियोज़ भी इसमें आती रहती हैं। इसको आप 50 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, मात्र अफोर्डेबल प्राइसेस में। बैंकिंग के भी कोर्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस का मैंने कॉम्बो ही बना दिया है 139 रुपीज़ का। ये कॉम्बो भी ऐप पे अवेलेबल है, सारे प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं, बैंकिंग हर एग्जाम के, है ना। आप अलग अलग परचेज करोगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बैंकिंग का प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग है। तो आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो। ऐप का लिंक कमेंट्स में, कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कैरेज मूव बाय सूडान्स मिलिट्री टू डिसॉल्व द सोवेरेनिटी काउंसिल where it shared power with civilian leaders has shown the African countries
फ्रेजाइल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इनटू केओस। सारे वर्ड पढ़ चुके हो। कह रहा है जो मूव है, जो हरकत है, मूव का मतलब हरकत, और किसकी? सूडान की मिलिट्री की। अच्छा क्या हरकत है? डिसॉल्व कर देने की, डिसबैंड कर देने की, तोड़ देने की, डिसकंटिन्यू कर देने की। किस चीज़ को? वहाँ की सोवर्निटी काउंसिल को। सोवर्निटी काउंसिल का मतलब समझ लो यहाँ की लोकसभा, वहाँ की सोवर्निटी काउंसिल। तो सूडान की लोकसभा को भंग कर देने का जो काम है मिलिट्री के द्वारा। अच्छा कौन सी लोकसभा? जहाँ पे यही मिलिट्री शेयर करती थी पावर को, सत्ता को, और किसके साथ? सिविलियन लीडर्स के साथ, वहाँ के नेताओं के साथ। कह रहे ये जो हरकत है ना इनकी गंदी, ये हरकत ने थ्रो कर दिया है, फेंक दिया है, धक्का दे दिया है इस कंट्री के फ्रेजाइल ट्रांजिशन को, इस अफ्रीकन कंट्री के बड़े ही कमज़ोर से बदलाव को। और बदलाव कहाँ से कहाँ था? बदलाव था डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ, तानाशाही से जमहूरियत की तरफ, समझ गए ना, गणतंत्र की तरफ। और फेंका किस में है? थ्रो किया है जो है केओस में, बहुत सारे पेंडेमोनियम में, बहुत सारी अराजकता में। तो ये कंट्री बड़े प्यार से डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी 2 सालों से, छोटी मोटी सरकार भी बनी थी, लेकिन इस मिलिट्री की गंदी हरकत ने इस पूरी कंट्री के पूरे जो है ट्रांजिशन को केओस में डाल दिया है, अनार्की के अंदर, अराजकता में फिर से पहुंचा दिया है। समझ गए? अब आओ सेंटेंस की देखेंगे स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। मूव की वर्ब है हैज़ थ्रोन। थ्रो का मतलब है फेंकना, पुश करना, और थ्रो कहाँ किया है? इनटू लगा के बताया गया, थ्रो इनटू केओस। केओस का मतलब है अराजकता। अच्छा इट की वर्ब है शेयर्ड। इट आया है मिलिट्री के लिए, मिलिट्री जो शेयर किया करती थी पावर को। सोवर्निटी काउंसिल यहाँ की लोकसभा हो गई। एस बड़ा, सी बड़ा, प्रॉपर नाउन है। डिसॉल्व का मतलब होता है भंग कर देना, ब्रेकअप कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, डिसबैंड कर देना, है ना, किसी चलती हुई चीज़ को अचानक से बंद कर देना। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, शिफ्ट, चेंज ओवर। फ्रेजाइल मतलब बहुत ही कमज़ोर, वीक, इसको हिंदी में बोलते हैं भंगुर। आगे बढ़े, चलो। कह रहा ऑलमोस्ट 3 years ago tens of thousands of Sudanese rose against the regime of Omar al-Bashir in what they call a revolution that eventually led to the dictator's fall in April 19। अब बता रहा है 2019 में क्या हुआ था। कह रहा लगभग 3 साल पहले दसियों हजार सुडानीज का मतलब है सूडान के लोग, वो रोज़ अगेंस्ट हुए, वो उठ खड़े हुए खिलाफ में। रोज़ अगेंस्ट करना मतलब खिलाफ में खड़े हो जाना। और किसके? रिजीम के, प्रशासन के, और प्रशासन था उमर अल बशीर का। अब देखो किस में खड़े हुए वो खड़े हुए एक ऐसी चीज़ में, इन व्हाट दे कॉल, जिसको वो कॉल करते हैं एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति। तो ये लोग खड़े हुए थे क्रांति के अंदर, ऐसे खड़े नहीं हो गए थे, ये क्रांति में खड़े हुए थे। ठीक है। अच्छा कौन सा रेवोल्यूशन? जो कि इवेंचुअली आखिरकार फाइनली लीड टू कर गया इस डिक्टेटर की फॉल की तरफ, इस तानाशाह के गिरावट की तरफ 2019 की अप्रैल में। समझ गए? ऐसा हुआ था अप्रैल 2019 में। दसियों हजार लोग खड़े हुए, एक रेवोल्यूशन किया, उमर अल बशीर की सरकार को गिराया और एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। इन्होंने भी कहा कि हमें तानाशाही नहीं चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ की जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो है सुडानीज, इनकी वर्ब है रोज़, राइज, रोज़। चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। रोज़ का मतलब खड़ा होना, यहाँ पे V2 लगी हुई है। दे की वर्ब है कॉल, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, रेवोल्यूशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, वो रेवोल्यूशन जो कि लीड टू कर गया, हमें आगे ले गया, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। अच्छा अब आ जाओ इस पर राइज रोज़ पे, है ना। देखिए एक वर्ब है राइज, उठ खड़ा होना, एक वर्ब है रेज, खड़ा कर देना, और एक वर्ब है अराइज, उठ खड़ा होना लेकिन ऐसी चीज़ का जिसको आप छू ना सको, जैसे कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई डेंजर। समझ गए ना। राइज मतलब उठ खड़ा होना, लेकिन अराइज मतलब ऐसी चीज़ का खुद उठ खड़ा होना जिसको आप छू ना सको, सवाल हो, डेंजर हो, क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो। और रेज का मतलब है खड़ा नहीं होना, किसी और को खड़ा कर देना। ठीक है। अब राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोज। ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीजन। तो यहाँ पे सुडानीज रोज मतलब सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये उठ खड़े हुए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अराइज को राइज से कनेक्ट करके रखना क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। राइज के आगे ए लगाया तो अराइज, रोज के आगे ए लगाया तो अरोज, और रीजन के आगे ए लगाया तो अरीजन। बस ये ऐसे ही चलेगी वर्ब, जैसे राइज चल रही है वैसे ही अराइज चलेगी। अब बची कौन सी? रेज। रेज को रेगुलर फॉर्म में बनाना है, रेज की रेज्ड सेकंड फॉर्म और रेज्ड थर्ड फॉर्म। तो ये 3 वर्ब्स हैं भाई, और ये होती है इनकी वर्ब की फॉर्म्स। दिमाग में बिठा लो, बार बार इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। तीनों वर्ब्स को एक ही साथ दिमाग के एक ही कोने में रखना। ठीक है। राइज, रेज, अराइज। बढ़े आगे,
चलो, अगर सूडानियों की जगह कोई और चीज़ खड़ी हुई होती, कोई सवाल खड़ा हुआ होता, तो यहाँ पे अरोज लिखते ना कि रोज लिखते। ये फ़र्क होता है राइज और अराइज में। आगे कह रहा है एवर सिंस द मिलिट्री एंड लीडर्स ऑफ द सिविलियन मूवमेंट केम टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन गवर्नमेंट। कह रहे तभी से ही, एवर सिंस, ये एवर सिंस मैं आपको भी डिटेल में समझाता हूँ। कह रहे तब से ही, जब ये काम हुआ है ना तब से ही। कह रहे मिलिट्री लीडर्स, मिलिट्री और वहाँ के जो लीडर्स हैं सिविलियन गवर्नमेंट के, वो साथ में आए, केम टुगेदर किए, ताकि फॉर्म करें, ताकि फोर्स करें एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को, एक बदलाव वाली गवर्नमेंट को। तो इन्होंने एक बीच की गवर्नमेंट से बना ली वहाँ के सिविलियन लीडर्स ने और वहाँ के मिलिट्री जनरल्स ने, कि चलो इलेक्शंस करवाएंगे, तब तक देश को चलाते हैं, पहले इस बशर को तो बाहर निकालो और फिर आगे एक चुनी हुई सरकार को हम, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको लेकर के आएंगे। समझ गए ना, ये होती है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। अब देखो इसमें देखने वाली चीज़, मिलिट्री और लीडर्स की वो है केम टुगेदर, मतलब साथ में आना। अब ये सिंस और एवर सिंस में फ़र्क क्या होता है, ध्यान से समझना। सिंस का मतलब होता है जब से, एवर सिंस का मतलब होता है जब से ये हुआ तभी से ही। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। एवर सिंस के अंदर आप सिंस के ऊपर जोर देते हो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सिंस या एवर सिंस द पैंडमिक स्ट्रक द वर्ल्ड द इकॉनमी हैज़ बिन डिसऑर्डर। जब से पैंडमिक ने स्ट्रक किया है, चोट मारी है दुनिया में, जब से पैंडमिक दुनिया में आई है, इकॉनमी जो है वो डिसऑर्डर में है, बड़ी अराजकता के अंदर है। समझ गए। अगर आप यहाँ पे सिंस लगा रहे हो तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, जब से ये हुआ है ना तब से ऐसा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे सिंस की जगह पे एवर सिंस लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप इस चीज़ पे जोर दे रहे हो, जिस दिन से पैंडमिक आई है ना, जिस दिन से पैंडमिक आई है तब से ही हमारी इकॉनमी डिसऑर्डर में है। समझ गए ना, थोड़ा सा जोर दे करके आप एवर सिंस में सिंस के ऊपर जोर दे के बताते हो, जब से ये हुआ है ना तब से ही ऐसा हो रहा है। तो इसमें थोड़ा इमोशनल हो जाते हो आप, और इसमें आप एक न्यूट्रल फीलिंग देते हो सिंस के साथ। वैसे ही सिंस या एवर सिंस द ऑयल क्राइसिस द इकॉनमी हैज़ बिन डिसऑर्डर। जब से ऑयल क्राइसिस आया तब से इकॉनमी डिसऑर्डर में है। सिंस यहाँ पे सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है। ऑयल क्राइसिस आया ना तब से हम डिसऑर्डर में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एवर सिंस लगाते हो, आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो, सेंटेंस में एम्फेसिस आ जाता है, जिस दिन से ऑयल क्राइसिस आया ना भाई, उसी दिन से इकॉनमी डिसऑर्डर में है। समझ गए ना। तो फ़र्क दोनों में ज़्यादा है नहीं, एम्फेसिस का फ़र्क होता है। आपको फीलिंग आनी चाहिए ना, सेंस आना चाहिए एवर सिंस क्यों लगा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन देयर अग्रीमेंट द एक्टिंग पीएम वुड रन द डे टू डे अफेयर्स वाइल द मिलिट्री चीफ वुड रिमेन द लीडर ऑफ सोवेरेनिटी काउंसिल फॉर 2 years। अब इन लोगों ने क्या करार किया आपस में, क्या एग्रीमेंट किया, तो कह रहे इन लोगों ने, मिलिट्री और वहाँ के सिविलियन गवर्नमेंट के लीडर्स ने एक एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्या किया उन्होंने। कह रहा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो रन करेगा डे टू डे अफेयर्स को, रोज़मर्रा के कामों को, जबकि जो मिलिट्री चीफ है, जो जनरल है, वो बना रहेगा लीडर इस वहाँ की सोवेरेनिटी काउंसिल का, वहाँ की लोकसभा का 2 सालों के लिए। तो ये था इनका करार आपस में। तू तो कुर्सी पे बैठ है ना, गद्दी पे बैठ, तू तो लीडर है हमारा मिलिट्री वाला, और मैं जो है देश को चलाऊंगा, डे टू डे कामों को करूँगा। पीएम की वर्ब है वुड रन, मिलिट्री चीफ की वर्ब है वुड रिमेन। डे टू डे मतलब एवरीडे, रोज़मर्रा के, अफेयर्स मतलब इश्यूज़, है ना, मामले। बड़े आगे, सिंपल आर्टिकल है। अब थोड़ा सा फ्लो भी बन गया होगा आपको। कह रहा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान द मिलिट्री चीफ वाज शेड्यूल्ड टू हैंड ओवर द लीडरशिप ऑफ द ट्रांजिशन गवर्नमेंट टू द सिविलियन लीडरशिप इन अ फ्यू वीक्स। अब दिक्कत ये थी कि 2 साल के बाद इसको, मिलिट्री वाले को, अपनी लीडरशिप देनी थी सिविलियन गवर्नमेंट को। तो बस वही हुआ कि ये जो मिलिट्री चीफ था बुरहान, जो मिलिट्री चीफ है, ये शेड्यूल्ड था, इसका शेड्यूल बना हुआ था किस चीज़ को भाई, हैंड ओवर करने का, ट्रांसफ़र करने का अपनी लीडरशिप को इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को। और कौन सी गवर्नमेंट थी, जो थी सिविलियन लीडरशिप की, कुछ एक हफ्तों में, इन अ फ्यू वीक्स। तो कुछ एक हफ्तों में प्राइम मिनिस्टर को अपनी पावर इसको सौंपनी थी, लेकिन इसको लगा कि नहीं सौंपूं, तो इसने तख्ता पलट कर दिया। समझ गए। बुरहान की वो है वॉज शेड्यूल्ड जब आप होते हो तो आपका शेड्यूल बना होता है किसी काम को करने के लिए। हैंड ओवर मतलब थमा देना, ट्रांसफ़र कर देना किसी चीज़ को। आगे बढ़े, रिपीट नहीं कर रहा हूँ आज मैं, बहुत ही कहानी जैसा है ना, तो अपने इसको फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं, लंबा भी है आज का आर्टिकल। कह रहा इंस्टेड ही डिसबैंडेड द गवर्नमेंट, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द न्यू लीडर, डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड इम्प्रिजन्ड द सिविलियन लीडर्स इंक्लूडिंग पीएम अब्दुल्ला हमदौक। कह रहे बजाय इसके, इस पागल आदमी ने डिसबैंड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया वहाँ की सरकार को, और प्रोक्लेम कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, सबके सामने बता दिया अपने आप को नया लीडर।
और डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी को, आपातकाल की स्टेट को, और इम्प्रिजन कर दिया, इम्पाउंड कर दिया, लॉकअप कर दिया, एप्रीहेंड कर दिया, जेल में डाल दिया सिविलियन लीडर्स को, जिसमें शामिल है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक। तो इसने ऐसा किया, सत्ता देने की बजाय इसको लगा के अपने पास ही रख लेता हूँ, क्यों मैं दूँ किसी को, है ना, अपनी पावर। तो इसने सरकार को तोड़ दिया, बोल दिया मैं ही लीडर हूँ, इमरजेंसी लगा दी, लोगों को जेल में डाल दिया, प्राइम मिनिस्टर भी उनमें शामिल है। तो ही की कई सारी वर्ब्स हैं। डिसबैंडेड मतलब तोड़ देना, डिसॉल्व कर देना, प्रोक्लेम्ड मतलब कि एडवर्टाइज कर देना, डिक्लेयर कर देना, डिक्लेयर ये भी वही है, इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल देना। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है टेंशंस वर ब्रूइंग इन रिसेंट वीक्स। कह रहा है ये जो सारी टेंशंस हैं अचानक से नहीं आई, ये ब्रू कर रही थी, ये डेवलप हो रही थी। ब्रू करने का मतलब होता है किसी चीज़ का धीमे धीमे तैयार होना, है ना। कई हफ्तों के अंदर ये टेंशन तैयार हुई हैं, आज की नहीं है। अब इस ब्रू नाम के वर्ड को देखो, बॉयल होना है, डेवलप होना, किसी चीज़ का विकसित होना, रेडी होना। ये वर्ड बना है ब्रूरी से। ब्रूरी क्या होता है, जहाँ पे बियर बनती है। बियर को कैसे बनाया जाता है, फर्मेंट करके, बॉयल करके। तो ब्रू क्या होता है, एक्चुअल में एक प्रोसेस होती है जिसमें आप फर्मेंटेशन करते हो, किण्वन करवाते हो, है ना, और बियर बनती है अनाज से। तो वही ब्रू है ये, मतलब इसको अपने वैसे भी यूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ के डेवलप होने को। जैसे बियर को ब्रू करवाया जाता है, वैसे टेंशंस भी ब्रू हो रही थी। समझ गए। चलो, ये ब्रूरी नाम के वर्ड को याद रखना, जहाँ पे बियर बने वन वर्ड है ब्रूरी, और जहाँ पे वाइन बने उसको बोलते हैं वाइनरी। वाइनरी, वाइनरी, ठीक है, वाइनरी। चलो, कह रहा प्रो मिलिट्री मॉब्स हैड बीन कैरिंग आउट प्रोटेस्ट डिमांडिंग द गवर्नमेंट्स रिमूवल अमिड सोरिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल। अब बता रहे इस पूरी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, कंट्री की स्टेट क्या थी, है ना, अवस्था क्या थी। कह रहा है जो प्रो मिलिट्री मॉब्स हैं, ऐसे लोग जो इस बशर बुरहान को सपोर्ट करते हैं ना, फतेह अल बुरहान को, ऐसी मॉब्स जो हैं, भीड़ हैं मिलिट्री के जो साथ हैं, वो कैरी आउट कर रही थी प्रोटेस्ट को। वो बहुत सारे धरने प्रदर्शनों को कर रही थी, और कैसे, डिमांड करते हुए सरकार के रिमूवल को, कि सरकार को हटा दिया जाए। अच्छा, किस बीच, सोर करते हुए प्राइसेस के बीच में, बढ़ते हुए दामों के बीच में, एसेंशियल्स के, ज़रूरी चीज़ के, रोज़मर्रा की बेसिक नेसेसिटीज़ के। तो वहाँ के कई लोग भी थे जो चाहते थे कि जो बुरहान है ये तख्ता पलट करे, ये चाहते थे कि मिलिट्री फिर से पावर में आए, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है और खाना पीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ गए ना। मॉब्स की वर्ब है हैड बीन कैरिंग आउट। अमिड का मतलब होता है इन द मिस्ट ऑफ, बीचों बीच। इसेंशियल मतलब ज़रूरी चीज़ें। डिमांडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी वक्त ये डिमांड भी कर रहे थे ऐसा हो। सोर करना मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, स्काई रॉकेट करना, शूट अप करना, राइज करना, किसी चीज़ का ऊपर आना। अब इसका उल्टा क्या है, प्लंज, डिक्रीज, प्लमेट, नोज डाइव, ड्रॉप। साथ में रखना इनको दिमाग में, है ना। ये सब हैं बढ़ने के लिए लेफ्ट वाले, और ये सब हैं गिरने के लिए राइट वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे पोर्ट सुडान, द कंट्रीज लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द रेड सी, हैड बीन ब्लॉक्ड बाय अ ट्राइबल ग्रुप विद द हेल्प फ्रॉम द मिलिट्री विच वर्सन द इकोनॉमिक सिचुएशन इंक्लूडिंग अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, करेंसी एंड फ्यूल। कह रहे पोर्ट सुडान जो कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है, और कहाँ पे, रेड सी के ऊपर। कह रहे इसको ब्लॉकेड किया गया, इसको जाम कर दिया गया ट्राइबल ग्रुप के द्वारा, एक आदिवासी ग्रुप के द्वारा। और कैसे, हेल्प से, मिलिट्री की, है ना, मिलिट्री की मदद से। कह रहा है जिसने वर्सन कर दिया, जिसने और ख़राब कर दिया वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन को, जिसमें शामिल है बहुत ही एक्यूट, बहुत ही इंटेंस कमी जो है फूड की, करेंसी की और फ्यूल की। तो ये हो रहा है वहाँ पे। इंटरनल पॉलिटिक्स ही है जो लोगों को परेशान कर रही है। इस ट्राइबल ग्रुप ने मिलिट्री की शह पे पोर्ट को ब्लॉक किया, खाना आने नहीं दिया, करेंसी आने नहीं दी, फ्यूल आने नहीं दिया, लोग परेशान हो गए और मिलिट्री का साथ दे करके सरकार को गिरा बैठे। पोर्ट सुडान की वर्ब है हैड बीन ब्लॉकेडेड। नहीं, ये पोर्ट सुडान जो है ना, हाँ, इसी की वर्ब है हैड बीन ब्लॉकेडेड। इसको ब्लॉकेड किया गया था पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। विच की वर्ब है वर्सेंट। वर्सन का मतलब है चीज़ों को ख़राब करना, एग्रावेट करना, एक्सेसरबेट करना, बद से बदतर बनाना। अक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा, इसको इंटेंस बोल दो, सीवियर बोल दो, शार्प बोल दो। शॉर्टेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, अक्यूट शॉर्टेज थी। बढ़े आगे। ये ब्लॉकेड वर्ड जानते हो ना, ये जो किसान कर रहे हैं, पहले शाहीन बाग में हो रहा था, ये सब ब्लॉकेड कहलाते हैं, घेराव बोलते हैं इसको। सड़क पे बैठ जाओ अब और आने ना दो, जाने ना दो किसी को, है ना, ब्लॉकेड कहते हैं इसी चीज़ को। कह रहा है द सिविलियन लीडरशिप हैड एक्यूज्ड द मिलिट्री ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा है जो सिविलियन लीडरशिप थी वो एक्यूज़ कर चुकी थी, और किसको, आरोप लगा चुकी थी मिलिट्री को, और आरोप था एक्सप्लॉइट करने का, शोषण करने का, मिसयूज़ करने का
इकोनॉमिक क्राइसिस को, इस आर्थिक तूफान को। तो सिविलियन मिलिट्री समझ रही थी सारी बात को कि जानबूझ के हो रहा है, और वो लोग यही कहते थे कि मिलिट्री वाले ही हैं जो जानबूझ के कर रहे हैं, है ना, इनकी वजह से ही प्राइसेस, चीज़ों के दाम जो है बढ़ रहे हैं। मिलिट्री लीडरशिप की वर्ब, सिविलियन लीडरशिप की वर्ब है हैड एक्यूज्ड। एक्सप्लॉइट करना मतलब एडवांटेज लेना किसी चीज़ की, शोषण करना, मिसयूज़ करना, है ना, दुरुपयोग करना। क्राइसिस आप जानते हो, क्राइसिस का मतलब होता है एक तूफान, एक विपत्ति। क्राइसिस, बेसिस और थीसिस 3 ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश में जिनका प्लूरल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आती है। अपना एक काम करो, फटाफट यहीं पे पॉज करो वीडियो को और सोच के बताओ तीनों को कैसे प्लूरल किया जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एग्ज़ाम लाइक कंडीशन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, है ना। एग्ज़ाम में सोचना ना पड़े आपको। क्राइसिस का प्लूरल होता है CRISES और बेसिस का होता है ऐसे, है ना, लास्ट में SES लगा दो। थीसिस में भी यही करना है, लास्ट में लगा दो SES। ऐसे ही तीनों का प्लूरल बनाना है, इसी तरीके से इन वर्ड्स का बनता है। अब एक चीज़ और करेंगे। अक्यूज़ का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, है ना, किसी पे ब्लेम लगाना। जब भी किसी चीज़ पे ब्लेम लगेगा किसी इंसान पे, आप अक्यूज़ ऑफ करके बताएंगे किस चीज़ का उस पर ब्लेम लगा है। जैसे यहाँ पे ब्लेम लगा एक्सप्लॉइट करने का, है ना। अक्यूज़ के बाद में ऑफ नाम का प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। अब देखो अक्यूज़ की तरह अपने पास और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो ब्लेम लगाने या ब्लेम को हटाने के लिए यूज़ होते हैं। अक्यूज़ का मतलब ब्लेम लगाना, इसके बाद में ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है। चार्ज का मतलब होता है ब्लेम लगाना, इसके बाद में विद फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। कॉन्विक्ट का मतलब होता है ब्लेम को साबित करना कोर्ट में, इसके बाद में भी ऑफ आता है। एक्विट, एक्सोनरेट और एब्सॉल्व तीनों होते हैं किसी को बाइज्जत बरी करने के, जिसका ब्लेम साबित ना हुआ हो। एक्विट के बाद में ऑफ, एब्सॉल्व के बाद में फ्रॉम, एक्सोनरेट के बाद में ऑफ और फ्रॉम दोनों में से कोई भी प्रेफर किया जाता है फ्रॉम को। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 4 और 2 6 वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट सबके साथ में ऑफ लगा दिया करो, बस याद क्या रखना है, चार्ज के साथ में विद लगाना है, एब्सॉल्व के साथ में फ्रॉम लगाना है और एक्सोनरेट के साथ में फ्रॉम भी आ जाता है। अक्यूज ऑफ, चार्ज विद, कॉन्विक्ट ऑफ, एक्विट ऑफ, एक्सोनरेट ऑफ या एक्सोनरेट फ्रॉम, एब्सॉल्व फ्रॉम। ये इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। ये बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट है, इसको लेके रखो और बार बार इसको देखो। जितना आपको देखोगे उतना ही आपको उसको क्वेश्चंस को करना आएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं जर्नी को अपने चैनल से, अभी पहली वीडियो या दूसरी वीडियो देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, एक छोटा सा काम करें। सारा बेसिक्स जो है मैं आपको करवा चुका हूँ, पहले आप उसको कंप्लीट कर लें अपना। ये होम पेज पे रखा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के। आप होम पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट को पहले चलाना शुरू करो, 15 से 20 दिन में इसको पूरा कर लो। उसके बाद जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, हर चीज़ आपके दिमाग में पहले से ही फिट होगी। फिर आप रिवीजन करोगे मेरे साथ रोज़ आर्टिकल को पढ़ते हुए। चलिए, कह रहा द ओवरथ्रो ऑफ द बशीर regime and the promised democratic transition were the best hopes for Sudan to end its international isolation, heal the wounds of decades of oppression and state violence, and build a stable economic and political order in an otherwise violence-ridden Horn of Africa. अब कह रहा है कि इससे नुकसान क्या हुआ, ये पूरा जो काम हुआ इससे फ़ायदा है, नुकसान किसको हुआ। कह रहा है जो ओवरथ्रो है, जो तख्ता पलट है, और किसका, बशीर के रजीम का। और कह रहा है जो प्रॉमिस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन था, जो प्रॉमिस किया हुआ, वादा किया हुआ डेमोक्रेसी की तरफ जो शिफ्ट था, है ना, मतलब गणतंत्र की तरफ जो इनकी जर्नी थी, जो ट्रांजिशन था। कह रहा है ये दोनों ही चीज़ें, बशीर का तख्ता पलट और वहाँ पे डेमोक्रेसी का पैदा होना, है ना, वहाँ पे बनना। कह रहा है ये दोनों चीज़ें बेस्ट होप्स थी, सबसे अच्छी उम्मीदें थी सूडान के लिए कि वो एंड करे अपना इंटरनेशनल आइसोलेशन। पूरी दुनिया से कटा हुआ जो है, आइसोलेटेड है, इस काम को वो ख़त्म करे, दुनिया से घुले मिले। और दूसरा ये हील करे अपने वुंड्स को, क्योर करे अपनी उन चोटों को जो कई डेकेड्स के, कई दशकों के ऑपरेशन किए हैं, कई दशकों के शोषण किए हैं, है ना, ब्रूटैलिटी की हैं, और स्टेट वायलेंस की हैं, सरकार की तरफ से होने वाली हिंसा की हैं। और फिर इसकी होप ये भी थी कि ये बिल्ड करेंगे एक स्टेबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर को, एक स्टेबिलिटी वाले आर्थिक और राजनीतिक समीकरण को, एक ऐसे कंट्री में, एक ऐसे अफ्रीका में जो अदरवाइज वायलेंस रिडन है, वायलेंस के ऊपर सवार है। ये पूरा देश जो है वायलेंस के ऊपर ही चल रहा है, कई दशकों से वायलेंस रिडन है। लंबा सेंटेंस है पर बहुत आसान है। इन दोनों की वर्ब है जो वर, ये दोनों थे वर, और क्या थे, बेस्ट होप्स। अब किन चीज़ों के लिए होप थे, पहली चीज़ थी एंड करने के लिए आइसोलेशन को, दूसरी चीज़ थी होप करने के लिए वुंड्स को, तीसरी चीज़ थी बिल्ड करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर को, इस तरह के एक सूडान में, अफ्रीका के ऐसे पार्ट में जो वायलेंस रिडन है। समझ गए। प्रॉमिस्ड मतलब जो प्रॉमिस किया गया था, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए एक एडजेक्टिव काम कर रहा है,
आइसोलेशन मतलब अलग हो जाना, है ना, सेक्लूजन या सेपरेशन। हील का मतलब है क्योर होना। ऑपरेशन मतलब आपकी ब्रुटैलिटी, हार्डशिप, मिजरी, जो परेशानियां हैं वो आपकी ऑपरेशन है, जो सरकार ने आपको दबा रखा है, ऑपरेस किया हुआ है ना, ऑपरेशन कहलाता है। ये वॉयलेंस रिडन कैसे बना, ध्यान से समझना। एक वर्ब है राइड, सेकंड फॉर्म है रोड, थर्ड फॉर्म है रिडन। राइड का मतलब होता है किसी चीज़ को कैरी करना, है ना, राइड करना। जब आप वॉयलेंस रिडन हो ना, तो आप राइड करते आ रहे हो वॉयलेंस के ऊपर। ये पूरा देश राइड करता आ रहा है, सवार था वॉयलेंस के ऊपर, हर चीज़ यहाँ पे वॉयलेंस के हिसाब से ही होती थी। तो ये थी वॉयलेंस रिडन कंट्री। वैसे ही एक डेट रिडन कंट्री हो सकती है, ऐसी कंट्री जो डेट के ऊपर सवार हो, जिसका सब काम कर्जे से चल रहा हो, कभी भी डूब सकती हो, वो डेट रिडन कंपनी है। तो इस रिडन नाम के एडजेक्टिव को याद रखें, राइड, रोड, रिडन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे ये चलता है ना, कौन सी चीज़ किस पे सवार है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का हॉर्न होता है ना, मतलब कुछ कंट्रीज से मिलकर बना है जो हॉर्न बनाती हैं, है ना। इस एरिया को बोलते हैं, एक जोग्राफिकल एरिया है। कह रहा है सूडान हैड टेकन द स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। कह रहा है सूडान इस दिशा में, इस डायरेक्शन में स्टेप्स ले चुका था, अपने आप को इन सब चीज़ों से जो है निकाल के, मतलब अपने आप को जो है दुनिया से इंटीग्रेट करवा रहा था ना, डेमोक्रेसी बना के। सूडान की वो है हैड टेकन। कह रहा लास्ट ईयर द यूएस रिमूव द कंट्री विच होस्टेड ओसामा बिन लादेन इन 1990s फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एंड अनाउंस फाइनेंशियल एड। कह रहे पिछले साल अमेरिका ने रिमूव भी कर दिया था इस देश को, इस कंट्री को, वो कंट्री जिसने होस्ट किया था, जिसने मेज़बानी की थी लादेन की 1990 में, जो अपने यहाँ पे लादेन को रखती थी। और कहाँ से रिमूव किया था, उस लिस्ट से रिमूव किया था जो थी स्टेट स्पॉन्सर की, और किसकी, टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, आतंकवाद की। कह रहा और इसी यूएस ने अनाउंस भी किया था फाइनेंशियल एड को। तो इनके साथ सब अच्छा ही हो रहा था। यूएस ने इसको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म से निकाल करके कुछ पैसे देने का वादा भी किया था। ये वही देश है जो कि ओसामा बिन लादेन को जगह देके बैठा था 1990 के वक्त में। यूएस की वर्ब है पहली रिमूव्ड, दूसरी वर्ब है अनाउंस्ड। रिमूव किया था फ्रॉम द लिस्ट, ऐसे लिखा हुआ है, रिमूव द कंट्री फ्रॉम द लिस्ट। स्टेट स्पॉन्सर मतलब जहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर करती है, सपोर्ट करती है किसी चीज़ को, सरकार ही टेररिज्म को हवा देती है। विच की वर्ब है होस्टेड, यह है इस कंट्री के लिए, सूडान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एड मतलब पैसे की मदद। कर अर्लियर दिस ईयर द IMF हैड रीच्ड a $50 billion डेट रिलीफ एग्रीमेंट विद द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। और कह रहा है इसी साल की शुरुआत में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, वो रीच कर चुका था एक $50 बिलियन के एग्रीमेंट की तरफ, जो था डेट रिलीफ का। सूडान पे जो कर्ज है उस पर रिलीफ इसको मिलेगा, $50 बिलियन इसका कर्जा माफ़ हो जाएगा। और किसके साथ ये सारा एग्रीमेंट हुआ था, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के साथ में। तो सब कुछ सूडान के साथ अच्छा हो रहा था, डेमोक्रेसी आ रही थी, अमेरिका इसके साथ हो गया था, पैसे मिलने शुरू हो गए थे, IMF कर्जा भी माफ़ करने लगा था इसका, है ना, ट्रैक पे आ रहा था सब कुछ। IMF की वो है हैड रीच्ड डेट रिलीफ, जो डेट को रिलीव करे, कर्जे को माफ़ करे। कह रहा द सिविलियन लीडर्स हैड प्रोमिस दैट दे वुड सेंड बशीर टू द हाग टू prosecute him over allegations of war crimes against humanity and genocide। अब कह रहा है जिस तानाशाह को गिराया गया था वहाँ पे, है ना, अल बशीर, कह रहा सिविलियन लीडर्स थे, वो भी ये प्रॉमिस कर चुके थे कि वो इस तानाशाह बशीर को भेजेंगे हाग के अंदर। हाग क्या है, एक जगह का नाम है, एक जो है मतलब एक डिस्ट्रिक्ट समझ लो ना, हाग है ना, एक सिटी का नाम है, इसके आगे द लगा हुआ है, परमानेंटली है, इस सिटी का नाम ही द हाग है। तो कह रहे इसको भेजा जाता था, ऐसा वादा कर चुके थे कि भेज देंगे इसको बशर को हाग में, कि उसको प्रोसिक्यूट करें, उस पर केस चलाएं, उन एलिगेशंस के ऊपर, उन आरोपों के ऊपर जो है वॉर क्राइम्स के, जो है क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ क्राइम्स के, और जिनोसाइड के। जिनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग, है ना, बड़े स्केल के ऊपर नरसंहार। तो इस बशीर के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत सारे जो है केस चल रहे थे। तो लोगों ने यही बोला था, लीडर्स ने, कि इसको हमने गिरा तो दिया इसकी सरकार, अब इसको हम आपके पास भेजेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में इस पर केस चलाओ और इसको भले जो है अच्छी से अच्छी सज़ा दो। तो ये काम भी वहाँ पे हो चुका था। लीडर्स की वो है हैड प्रोमिस, दे की वो है वुड सेंट। द हाग एक सिटी का नाम है, इसके आगे द लगाना जरूरी है क्योंकि नाम ही इसका द हाग है ना। अच्छा, कहाँ पे सिटी, कौन से कंट्री में है बताना। जिनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग, नरसंहार। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है पोग्राम। इसको प्रोग्राम मत बोल देना, पोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है हजारों लाखों की संख्या में लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारना, समझ गए ना, नरसंहार। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी को केस चलाना उसके क्राइम्स के लिए, किसी को घसीट करके कोर्ट में लाना, एक ट्रायल के अंदर लाना उसको, ताकि जज साहब उसको सजा दें, इसको कहते हैं प्रोसिक्यूट करना। कह रहा द कंट्री वॉज ऑल्सो गेयरिंग अप टू ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन डेकेड्स। कह रहा कंट्री गेयर अप भी कर रही थी
कंट्री गेट रेडी भी हो रही थी, कंट्री वार्म अप भी कर रही थी, तैयार हो रही थी होल्ड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इसके पहले आज़ाद और निष्पक्ष इलेक्शंस को, फ्री और फेयर इलेक्शंस को कई डेकेड्स में, कई दशकों में। तो ये काम भी वहाँ पे हो रहा था। अब आगे क्या हुआ, कह रहा बट द पावर हंग्री जनरल्स अपीयर टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट विच दे feared would be at risk had a democratic government taken full control of the country। कह रहा लेकिन वहाँ के जो पावर हंग्री जनरल्स हैं, सत्ता के भूखे जो आर्मी जनरल्स हैं, वो दिखाई देते हैं ज़्यादा कंसर्न्ड, ज़्यादा चिंतित, और किस बारे में, अपनी भलाई को प्रोटेक्ट करने के बारे में, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। इनको लगता है कि हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे हाथ से पावर ना चली जाए। और कह रहे ये कौन से इंटरेस्ट हैं, किस प्रकार के, कह रहे जिसको ये लोग फियर करते हैं, डरते हैं कि ये होंगे एट रिस्क, ये सारे के सारे जोखिम में आ जाएंगे, सारे के सारे इनके इंटरेस्ट। अच्छा कब, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हैड टेकन, वो ले चुकी होती फुल कंट्रोल को इस कंट्री के, ऐसी सरकार जिसमें इलेक्शन हुए होते और उसको पूरा कंट्रोल मिल गया होता। तो इन जनरल्स को लगा कि ऐसी सरकार आने से पहले ही तख्ता पलट कर दो ताकि थोड़ा सा हमें और टाइम मिले। जनरल्स की वर्ब है अपीयर, विच की वर्ब है वुड बी, दे की वर्ब है फियर्ड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वर्ब है हैड टेकन। यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। अब रीज़न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पहले रीज़न आप मुझे बताओ इन्वर्जन क्यों हुआ है। मैं तो समझा ही दूंगा, मुझे तो आता है। पहले अपने आप से सोचो, गवर्नमेंट से पहले हेड क्यों आ गया, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि अपने को हेड को उठा के गवर्नमेंट से पहले, सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ा। देखो भाई, ये है कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। कौन सा कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या कहता है, ये कंडीशनल होता है जो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का पास्ट की। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, मेहनत की होती तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता, पैसा होता तो मैं गाड़ी ले लेता। समझ गए मेरी बात को। थर्ड कंडीशनल पास्ट में उन चीज़ों की बात करता है जो हो नहीं पाई। स्ट्रक्चर क्या होती है, इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट, और बाद में यहाँ पे वुड, कुड और शुड के साथ में प्लस में वर्ब की, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हैव, जो भी आप लगा हुआ है ना, वुड, कुड या शुड, प्लस में हैव, प्लस में V3 एक्टिव के अंदर। पैसिव में यहाँ पे बिन लग जाएगा, हैव बिन प्लस में V3, ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ़ डॉक्टर बाबा हैड नॉट स्टडीड न्यूक्लियर फिजिक्स इंडिया वुड नॉट हैव बिन अ न्यूक्लियर पावर टुडे। अगर डॉक्टर बाबा ने न्यूक्लियर फिजिक्स ना पढ़ी होती कॉलेज में तो इंडिया के आज जो है न्यूक्लियर पावर ना होता आज, है ना। अब इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, आप इस इफ़ को निकाल दो। ऑल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर मैं यहीं पे रख रहा हूँ नीचे इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को कॉपी करके। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म ये है। आप यहाँ से जो शुरू में इफ़ देख रहे हो, इस इफ़ को निकाल दो और क्या करो, हैड जो है ना, हैड इसको शुरू में ले आओ, यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे लगा दो एच को बड़ा। हैड डॉक्टर बाबा नॉट स्टडीड न्यूक्लियर फिजिक्स इंडिया वुड नॉट हैव बीन अ न्यूक्लियर पावर टुडे। यहाँ भी वही हुआ है, कह रहा हैड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेकन फुल कंट्रोल ऑफ द कंट्री देयर इंटरेस्ट विच दे फियर वुड बी एट रिस्क। समझ गए ना। तो ये थर्ड कंडीशनल की अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब थर्ड कंडीशनल तो है, लेकिन ध्यान से देखना, इन्होंने थर्ड कंडीशनल का मिक्स कंडीशनल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है, इसी सेंटेंस को देख लो। अगर बाबा साहब ने ना पढ़ी होती तो इंडिया आज न्यूक्लियर पावर ना होता, लेकिन इंडिया तो न्यूक्लियर पावर है, ऐसा ना होता। मैं अगर पढ़ाई किया होता तो एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया होता। अब एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया है, लेकिन इस केस में इंडिया तो न्यूक्लियर पावर है। अब जैसे ही आप टुडे देख रहे हो ना या नाउ देख रहे हो, ये आपके लिए एक ट्रिगर वर्ड है कि इसमें थर्ड कंडीशनल लगाया जाए। अब इसका इलाज क्या है, यहाँ पे वुड नॉट हैव बीन, इसको निकाल दो, यहाँ पे लिख दो वुड नॉट बी, बेस फॉर्म को यूज़ कर दो। समझ गए ना। थर्ड कंडीशनल में जब ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनानी हो, आपको मिक्स कंडीशनल बनाना हो, जब आपके पास नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट लिखा हो, तब आप दूसरे वाले जो क्लोज है उसके अंदर प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं, ना कि परफेक्ट टेंस को। तो वुड नॉट बी ऐसा मुझे लिखना चाहिए, और इसीलिए इसने लिखा है वुड बी एट रिस्क, है ना। वुड नॉट हैव बीन नहीं लिखा, वुड बी एट रिस्क। बाकी कंडीशनल वीडियो आप चलाओगे, ग्रामर सीरीज़ को करोगे, तो वहाँ तो आधे घंटे में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, वहीं पे आपको देखना है। यहाँ से आपका रिवीजन हो गया। बढ़े आगे, चलो। आफ्टर ऑल द सुडान्स मिलिट्री गवर्नमेंट, सुडान्स मिलिट्री कैन नॉट एब्जॉल्व इटसेल्फ फ्रॉम वट एवर एलिगेशंस बशीर इज़ फेसिंग। कह रहा सब चीज़ों के बाद सूडान की जो मिलिट्री है वो एब्जॉल्व नहीं कर सकती अपने आप को, वो माफ़ नहीं कर सकती है, वो अपने आप को बाइज्जत बरी नहीं कर सकती है। जो भी एलिगेशंस बशीर फेस कर रहा है, बशीर के ऊपर लगे हुए हैं। तो बशीर एक मिलिट्री जनरल ही था, अगर उसको सज़ा मिलेगी तो मिलिट्री वालों को सबको ही मिलेगी कुछ ना कुछ सज़ा। तो मिलिट्री अपने आप को बशीर से अलग नहीं कर सकती है। मिलिट्री की वर्ब है कैन नॉट रिजॉल्व, एलिगेशन मतलब आरोप। बशीर की वर्ब है इज़ फेसिंग,
एब्जॉल्व के बाद में आता है फ्रॉम, एक्सोनरेट के बाद में आता है ऑफ या फ्रॉम, एक्विट के बाद में आता है ऑफ। ऊपर देख चुके हो ना, एब्जॉल्व प्लस में फ्रॉम, यही बताया था आपको शायद मैंने, एब्जॉल्व फ्रॉम। तो ये बार बार आपको फिक्स प्रीपोजिशन देखनी है, ये ऐसे ही चलेंगी, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, ये इसी तरीके से यूज़ होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो गया है ना। कह रहे द प्रोटेस्टर्स हु ब्रॉट डाउन बशीर आर बैक ऑन द स्ट्रीट्स फाइटिंग द सिक्योरिटी पर्सनल। कह रहे जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने गिरा दिया था, ब्रॉट डाउन किया था, ब्रिंग डाउन किया था बशीर के तानाशाही रजीम को, अब वो बैक ऑन द स्ट्रीट हैं, फिर से सड़कों पे उतर आए हैं फाइट करते हुए सिक्योरिटी पर्सनल से, वहाँ के सुरक्षा बलों से। तो पहले बशीर से लड़े थे, अब तानाशाही बुरहान से लड़ रहे हैं, कैसे भी करके अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो प्रोटेस्टर्स की वर्ब है आर, हु की वर्ब है ब्रॉट डाउन, फाइटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये ब्रॉट डाउन, जब ये सड़कों पे आए हैं तब ये फाइट भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। पर्सन मतलब सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सिक्योरिटी का स्टाफ, पर्सन मतलब एम्प्लॉइज। बढ़े आगे, कह रहा है वायलेंट शो डाउन इज मोस्ट लाइकली, एक हिंसा भरा, एक हिंसक, एक वायलेंट फेस ऑफ या शो डाउन जो है, एनकाउंटर जो है, वो मोस्ट लाइकली है, बड़ा ही संभावित है। आज या कल में गोलियां चलने वाली हैं, सरकार भी कब तक देखेगी, है ना, सिक्योरिटी पर्सनल अपनी गोलियां शुरू कर देंगे, तो शो डाउन हो ही सकता है। शो डाउन नाम के वर्ब को देख लेना, वर्ड को, एनकाउंटर या फेस ऑफ, इसको हिंदी बोलते हैं झड़प, है ना। शो डाउन की वर्ब है इज। कह रहा है जनरल बुरहान शुड डजिस्ट फ्रॉम मोर वायलेंस, कह रहे इस बुरहान नाम के आदमी को डजिस्ट फ्रॉम करना चाहिए, परहेज करना चाहिए और ज़्यादा वायलेंस से, और ज़्यादा हिंसा से। अब इसको कोशिश करनी चाहिए हिंसा बिल्कुल भी अपने देश में ना होने दे। डजिस्ट का मतलब होता है परहेज करना, एब्सटेन का मतलब भी ये होता है, रिफ्रेन का मतलब भी ये होता है। तीनों के बाद में फ्रॉम लगा के बताओ जिस चीज़ से आप परहेज कर रहे हो, डजिस्ट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम। कह रहा द मिलिट्री शुड रिलीज ऑल द अरेस्टेड लीडर्स, रिस्टोर द ट्रांजिशन गवर्नमेंट एंड लेट फ्री इलेक्शन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं मिलिट्री को रिलीज़ कर देना चाहिए, सारे के सारे अरेस्टेड, सारे के सारे इम्प्रिजन लीडर्स को, सबको आज़ाद कर देना चाहिए, और इसको रिस्टोर कर देना चाहिए, बहाल कर देना चाहिए इस ट्रांजिशन गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और तीसरा काम क्या करना चाहिए, इसी मिलिट्री को लेट कर देना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए फ्री इलेक्शंस को, कि वो डिसाइड करें इस कंट्री के भाग्य को, इस कंट्री के फ्यूचर को। हालांकि मिलिट्री ये सब काम करेगी नहीं, लेकिन ये एडिटोरियल कह रहा है कि इसको ऐसा ऐसा करना चाहिए, है ना, जो गलत किया उसको सही कर देना चाहिए। 3 वर्ब्स आई हैं मिलिट्री की, शुड रिलीज, शुड रिस्टोर एंड शुड लेट। रिलीज मतलब रिहा करना, रिस्टोर मतलब बहाल करना, लेट का मतलब है अलाउ करना। लेट की खासियत है, इसके बाद में हमेशा बेस फॉर्म वर्ब का यूज़ होता है। अलाउ और परमिट भी लेट के सिनोनिम है, लेकिन वो टू इन्फिनेटिव लेते हैं, लेट अपने बाद बेस फॉर्म लेगा। दे अलाउड अस टू स्टे, उन्होंने हमें अलाउ किया रुकने के लिए, ठीक है ना, अलाउड अस टू स्टे। दे परमिटेड अस टू स्टे, उन्होंने हमें परमिट किया रुकने के लिए, ठीक है। अब देखो दे लेटेड अस टू स्टे, ये गलत है। लेट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आएगा, बेस फॉर्म आएगी, यहाँ पे लिखोगे दे लेट अस स्टे। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं, तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन लेट अपने बाद क्या लेता है, टू इन्फिनेटिव को नहीं लेता है, बेस फॉर्म को लेता है, तो टू को आप निकाल लें। एक चीज़ और, लेट कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। अलाउ, अलाउड, अलाउड, ठीक है, परमिट, परमिटेड, परमिटेड, ठीक है, लेकिन लेट, लेटेड, लेटेड नहीं होता। लेट भी, लेट V1 है, लेट V2 और लेट V3 है, इस वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। तो दे लेट अस स्टे, ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। चलिए आर्टिकल यहीं पे पूरा हुआ, आ जाओ अपने क्विज़ पे आज के। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, अगर नहीं लग रहा था सिंपल तो मेरे ख्याल अब लगने लगा होगा, है ना, कहानी की तरह इसको हमने पढ़ा है। ये आपका क्विज़ है। डेट रोड रिडन क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट वाले में आप अच्छे से जान चुके हो रिडन कैसे यूज़ किया जाता है। सेकंड वाले में बताना है चार्ज के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स होगा, अभी आपने 5 मिनट पहले मेरे साथ सीखा है। थर्ड में बताना है इनकार्सरेट, इम्प्रिजन, रीइंस्टेट, इन वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, इनका क्या मीनिंग है। फोर्थ में बताना है आपको लेट नाम की वर्ब जो मैंने 1 मिनट पहले आपको करवाई है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, लेट के बाद में कौन सा फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। और 5वें में आपको बताना है एब्जॉल्व के बाद में सही करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा है, फ्रॉम है, ऑफ है, विद है, बाय है। बहुत सिंपल क्विज है, मन से देखा है, आंखें खोल के पूरे सेशन को, तो 5 में से 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके आंसर्स डाल रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। शाम को 6 बजे खबरी पे ऑडियो अपलोड हो जाएगी, है ना, लाइव सेशन नहीं है पर ऑडियो है 15 मिनट की। अगर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी अगले 45 दिन में करनी है आपको, जाके ज़रूर से खबरी को आप चेकआउट कर लेना। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में खबरी ऐप का। साथ ही में कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको रिप्लाई दे देंगे, है ना, मिल जाएगा। कोई भी ऐप रिलेटेड आपकी क्वेरी हो। अंटिल देन साइनिंग आउट।